हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का विद्युत चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आज हम लोग दूसरा ये वन शॉट देखेंगे। फर्स्ट वन शॉट आपका हो चुका है इसका, जिसमें हमने थ्योरी की रिवीजन क्लास करवाई है पूरी। आप उसको देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले थे, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएँ थ्योरी की, वो पूरी उसमें हमने करा दी है। आज इस वन शॉट 2 में हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको जो है इसमें सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके ये बहुविकल्पीय प्रश्न लिखे हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का मापन करते हैं। ठीक, विद्युत धारा का मापन करते हैं मतलब किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा को हम मापते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन है विद्युत जनित्र द्वारा, इससे नहीं मापते हैं। दूसरा है धारा मापी द्वारा, इससे भी नहीं मापते हैं। अमीटर द्वारा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आप उस वन शॉट थ्योरी वाला वन शॉट देखिएगा, उसमें हमने पूरा डिटेल में समझाया है आपको। ठीक, तो विद्युत धारा को किस यंत्र से नापते हैं, अमीटर द्वारा। ठीक, बाकी ये चौथा ऑप्शन है विद्युत मोटर द्वारा, इससे भी नहीं नापते हैं। तो विद्युत धारा का मापन करते हैं किससे, अमीटर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु बना होता है। ठीक, तो बिजली का जो बल्ब होता है उसका तंतु किससे बना होता है। तो ये किस बल्ब की बात हो रही, पहले आप ये देखिए। तो ये जो 100 वाट का बल्ब आता था उसकी बात हो रही है। ठीक, जिसमें वो छोटी सी पतली सी स्प्रिंग लगी होती थी, उसे हम तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, एलईडी की बात नहीं हो रही है ना, ये उसकी बात हो रही है जिसका अंदर देखेंगे तो आप कांच का बना होता था, उसमें एक स्प्रिंग लगी होती थी। ठीक, तो वही उसे ही हम लोग फिलामेंट या तंतु बोलते हैं। तो वो किस धातु का बना होता है, तो वो याद रखना टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। ठीक, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक, कितना प्रोटॉन पर विद्युत आवेश होता है, तो याद रखिए। देखिए प्रोटॉन पॉजिटिव कण है, यानी कि ये धनावेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण है। तो जितना आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर होता है। बस ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो भी प्लस का। ठीक, कितना होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इसलिए हम बता रहे हैं प्लस वाला लगाना, क्योंकि माइनस वाला भी इसमें दिया है, ये आप मत लगाइएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पर पूछता तो ये लगा देते। प्रोटॉन की बात हो रही तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, R1 R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर देखिए R1 R2 2 प्रतिरोध तार हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये दोनों समांतर में जुड़े हैं। मान लिया कि इनका तुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं, चलो R है, तुल्य प्रतिरोध हम R मान लेते हैं। तो ये R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2, क्योंकि दोनों R1 R2 के 2 प्रतिरोध हैं, उनको समांतर में जोड़ा गया है। तो समांतर का फार्मूला यही तो होता है। ये देखिए 1/R बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे हो जाएगा R1 R2। ऊपर देखिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ऊपर हो जाएगा R2 + R1। तो देखिए प्लस में आप चाहे जैसे लिखिए, चाहे R2 + R1 लिखिए, और चाहे इसी को जो है क्या कर देंगे हम लोग, R1 + R2 कर देंगे। तो प्लस में चाहे R2 + R1 लिखो, और चाहे R1 + R2, तो ऊपर ये आ गया। अब हमको तो R चाहिए ना, तुल्य प्रतिरोध R, तो जब हम R निकालेंगे तो पलट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा R1 R2 अपान हो जाएगा R1 + R2। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा, जो है ये कौन सा ऑप्शन है, तो देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, R1 R2 मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो R1 × R2 बटे में हो जाएगा R1 + R2, है ना। और ये R क्या है, हमारा तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब 2 प्रतिरोध R1 और R2 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा R1 × R2 बटे R1 + R2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। यानी कि क्वेश्चन में ये कह रहा है
तीन विभिन्न मान के प्रतिरोध हैं, उनको श्रेणी में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो उनमें क्या चीज़ समान होगी, है ना। क्या कह रहा है, उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा, मतलब क्या कौन सी ऐसी राशि है जो समान होगी। ठीक, तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। विभवांतर आपने पढ़ा है, उस देख लीजिएगा वन शॉट वीडियो में। हमने जब इन श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन पढ़ाया है तो पूरा एक एक चीज़ बताई है वहाँ पर। तो श्रेणी क्रम में पहली बात तो आप जान लीजिए धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में। और समांतर क्रम में क्या समान होता है, जो है विभवांतर समान होता है। तो पहला ऑप्शन नहीं सही होगा, क्यों, क्योंकि विभवांतर समान होता है समांतर क्रम में, यहाँ तो श्रेणी की बात हो रही है। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान, ये भी गलत है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है प्रत्येक प्रतिरोध में, और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। इसीलिए घर की जो वायरिंग है वो समांतर क्रम में की जाती है, ताकि हमारे घरों में क्या होता है, एक फिक्स वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो लिखा है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटे R डैश, यानी कि R बटे R डैश अनुपात का मान होगा, यानी R बटे R क्या होगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कैपिटल R प्रतिरोध का कोई तार है। ठीक, मान लिया ये एक तार है और इसका प्रतिरोध इस समय कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक, तो कैपिटल R प्रतिरोध का तार है, इसको 5 बराबर भागों में काट दिया गया। 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5 बराबर भागों में हमने काट दिया। इन टुकड़ों को फिर से, अब इन टुकड़ों को समांतर पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। फिर जो संयोग इनका तुल्य प्रतिरोध आता है वो R डैश होता है। तो ये R बटे R डैश का मान क्या होगा। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे प्रतिरोध, पूरे तार का प्रतिरोध क्या है, R है। 5 भागों में बांट देंगे तो ये 5 भागों में ये बंट जाएगा। तो बताओ प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक, 5 भागों में बांट दिया तो जो पहला भाग है इसका प्रतिरोध हो जाएगा R बटे 5, ये जो दूसरा भाग है ये भी R बटे 5, तीसरा है R बटे 5, चौथा भी R बटे 5, पाँचवा भी कितना हो जाएगा, R बटे 5। ठीक, क्योंकि सब एक एक अब कितना हो जाएगा, 5 लोगों में बांट दिया गया। ठीक, जैसे मान लिया 50 रुपये हैं, कितने रुपये हैं, 50 रुपये हैं, और 5 लोगों में बांटना है, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे आप, 50 रुपयों को 5 लोगों में बराबर बांटेंगे तो क्या आएगा, आप 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 5 दहम 50, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सब में 5 से भाग करना पड़ेगा, यानी तभी तो 10 रुपये आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 50 बटे 5, ये भी 50 बटे 5, ये भी 50 बटे 5, 50 बटे 5, 50 बटे 5। तो यहाँ इसको काटेंगे, देखिए 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये और 10 रुपये, तो 10 रुपये, यानी 50 रुपये को अगर 5 लोगों में बांटना है बराबर तो 10 रुपये आएगा। तो यहाँ तो डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड कर लिए, लेकिन यहाँ R से 5 थोड़े नहीं डिवाइड होगा। तो ये कैपिटल R था टोटल तार का प्रतिरोध, इसको 5 भागों में हमने बांट दिया। अब ये जो 5 भाग आए इनको जो है अब किस में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मिलता है, R डैश। तो पुनः जब इनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे, ये पहला हो गया तो 1 बटे R बटे 5 प्लस दूसरा ये हो जाएगा 1 बटे R बटे 5 प्लस 1 बटे R बटे 5 प्लस 1 बटे R बटे 5, 1 2 3 4, फिर क्या हो जाएगा 1 बटे R बटे 5, ये हो जाएगा। ठीक, तो 1/R डैश, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, जितने भी नीचे 5 है ऊपर जाएंगे वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा, यानी हो जाएगा 5 बटे R प्लस 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 हो जाएगा 5 बटे R, कितना हो जाएगा 5 बटे R हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1/R डैश बराबर, नीचे अब हर का लासा ले लेंगे तो हर समान है तो लासा 5R हो जाएगा, ऊपर सब ऐसे जुड़ जाएंगे, एक लाइन से सब ऐड कर लो, 1 2 3 4 5, तो 1/R डैश इक्वल टू ऊपर हो गया 25,
नीचे हो गया आर। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, कैंची गुणा। तो आर का गुणा 1 से करेंगे तो आर आ जाएगा, आर डैश का गुणा 25 से कर लीजिए तो आर डैश गुणे कितना हो जाएगा 25। हमको क्या चाहिए, आर बटे आर डैश। ठीक, तो इस आर डैश को इधर गुणे में है, इसको बटे में ले आएंगे। तो इम्प्लाइड दैट आर बटे कितना हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू कितना उधर बचा 25, कितना बचा 25 बच गया। तो आर बटे आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 25। आर बटे आर डैश कितना आ गया 25। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 व R2 हो तो R1 बटे R2 क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि कैपिटल R व 2R के दो प्रतिरोध हैं, इनको जो है पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और फिर किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इन दोनों दशाओं में श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो R1 है, समांतर क्रम में कितना है R2 है। तो R1 बटे R2 का मान क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, श्रेणी क्रम में इनका निकाल लेते हैं तुल्य प्रतिरोध और फिर निकालेंगे समांतर क्रम में, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, R1 बराबर इन दोनों को सीधे जोड़ देंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको सीधे जोड़ देते हैं। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस 2R। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R में जब 2R जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3R। तो हमारा ये कितना आ गया, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ गया 3R। अब इनको जो है किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध कितना दिया गया है R2। तो समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/2R। ठीक, अब यहाँ देखिए एलसीएम ले लेंगे, 1/R2 बराबर R और 2R का एलसीएम हो जाएगा 2R। ठीक, R और 2R का एलसीएम कितना हो जाएगा 2R। जब यहाँ देखिए, जब इस R से अब डिवाइड करेंगे, पहले हरों का लासा लेते हैं फिर पहले वाले हर को लासा से डिवाइड करेंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो R कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को इस 1 से गुणा कर देंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, प्लस 2R से जब डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 का गुणा 1 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 3, 3 बटे 2R, 3 बाई कितना हो जाएगा 2R। अब हमको तो R2 चाहिए। यहाँ पर देखिए, जब इसको 1/R2 से जब R2 हम निकालेंगे तो ये पलट जाता है। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 2R/3। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 कितना आ गया 3R, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 कितना आ गया 2R/3। अब क्या निकालना है, R1 बटे R2। क्या निकालना है, R1 बटे R2। तो देखिए R1 बटे R2 जब करेंगे तो R1 की वैल्यू आई है 3R और R2 की वैल्यू कितनी आई है 2R/3। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, इसका ऊपर चला जाएगा। ये देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये R1/R2 बराबर हो जाएगा 3R इंटू 3 अपान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2R हो जाएगा। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9/2। तो यहाँ पर R1/R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ देख लीजिए, R1/R2 की वैल्यू हो जाएगी 9/2, 9/2। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, R1/R2 9/2। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक बार दोबारा समझ लीजिए, R और 2R के दो प्रतिरोध हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जो इनका तुल्य प्रतिरोध है वो R1 है, तो इनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा R प्लस 2R। जब R और 2R को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3R, यानी कि R1 की वैल्यू कितनी आ गई 3R। फिर इन्हीं को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना मिलता है R2। तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R2 बराबर 1/R प्लस कितना हो जाएगा 1/2R। यहाँ पर इनका हर का लासा ले लेंगे, तो हरों का लासा हो जाएगा 2R, फिर पहले वाले लासा को हर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 2 का गुणा इस 1 से कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यही प्रोसीजर इसके लिए करेंगे, 2R को 2R से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा इस 1 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, नीचे 2R। लेकिन देखिए यहाँ पर 1/R2 है, जब R2 निकालेंगे तो ये पलट जाता है। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 2R/3। फिर यहाँ पर हमको R2 मिल गया और R1 मिल गया। इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे यानी R1 बटे R2,
तो R1 के प्लेस पर रख देंगे 3R और R2 के प्लेस पर कितना रख देंगे 2R/3। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3R × 3 और नीचे कितना था 2R, R से R कैंसिल हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। तो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, लिखा है कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। ठीक, तो इसको समझ लीजिए, जब भी हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमको जो परिणामी मिलता है वो अधिकतम मिलता है, और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी मिलता है वो न्यूनतम मिलता है। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/, में यानी कि 1 से डिवाइड 1/, करके जोड़ते हैं, है ना, इसलिए वो क्या हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है, तो वहाँ पर हमको जो तुल्य मिलता है वो न्यूनतम मिलता है। और जब श्रेणी में जोड़ते हैं तो सीधे जोड़ देते हैं, इसलिए तुल्य हमको क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर किसमें जोड़ा गया है, यहाँ पर पूछ रहा है कब न्यूनतम होगा, किस क्रम में न्यूनतम होगा, तो ये सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछता कि कब जो है अधिकतम होगा तो ये कौन सा हो जाता, श्रेणी वाला हो जाता, तो न्यूनतम के लिए क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब समांतर क्रम में जोड़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। लिखा है किसी पदार्थ की L लंबाई व A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है A/2, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध मतलब यहाँ पर कैपिटल R, बाद में हमको जो रेजिस्टेंस होगा कैपिटल R ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई किसी एक ही मटेरियल चेंज नहीं है, सेम पदार्थ है, तो सेम पदार्थ है और उसकी 2 कंडीशन ली गई हैं, पहले उसकी L लंबाई ली गई हो और एक क्या लिया गया एरिया, तब उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि इसी पदार्थ, तार का पदार्थ नहीं बदला है, तो लंबाई कितनी हो गई है, अब दोबारा 2L हो गई है, यानी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है और एरिया को कितना कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में अब उसका प्रतिरोध क्या होगा ये हमको पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी पदार्थ नहीं बदलता है तो यहाँ पर जो इस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो समान होगा। तो चूंकि आप जानते हैं रो बराबर क्या होता है RA/L, रो बराबर क्या होता है RA/L हो जाएगा। ठीक, या यहाँ पर अगर हम बात करें R बराबर क्या होगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो L/A हो जाएगा। ठीक, ये पहली कंडीशन। अब पहली कंडीशन में मान लेते हैं R हमारा कितना दिया गया है 4 ओम, तो इस R के स्थान पर रख देंगे 4 बराबर रो L/A। ठीक, ये समीकरण पहला मान लेंगे। पहली कंडीशन में लंबाई L है तार के पदार्थ की, चालक की, और प्रतिरोध जो ये परिच्छेद क्षेत्रफल A है, और इसका एरिया इतना है, तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो R के स्थान पर 4 रख देंगे, रो तो वही रहेगा, लंबाई L है और A जो है A ही माना गया है, तो पहला समीकरण हो गया। पुनः दोबारा में हमको रेजिस्टेंस पूछा गया है तो उसको मान लेते हैं R या R' मान लीजिए, रो वही रहेगा। अब लंबाई कितनी कर दी गई 2L, लंबाई को 2L कर देंगे, एरिया कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, R' बराबर, ये देखिए ये 2 जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4L/A हो जाएगा, इधर ये रो हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, R' रो 4 यहाँ आगे कर लेंगे, 4 गुणे रो L/A हो जाएगा, तो R' बराबर 4 गुणे, इसकी वैल्यू समीकरण 1 से कितनी आई है 4, तो यहाँ पर R' बराबर कितना हो जाएगा 16 ओम। ठीक, यहाँ पर R' हमको पूछा निकालना है। ठीक, कि बाद में प्रतिरोध कितना हो जाता है जब चालक की लंबाई या तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध कितना हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मान लिया कोई चालक है, उसकी प्रारंभ में लंबाई L थी और परिच्छेद क्षेत्रफल A था। ठीक, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 ओम। अब उसी जो चालक है पदार्थ का मतलब चेंज नहीं किया गया है, जिस मटेरियल का पहले बना था दोबारा भी वही पदार्थ है,
और उसी पदार्थ का एक दूसरा कोई तार है, उसकी लंबाई अब 2l है और उसका परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, a/2, यानी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया, क्षेत्रफल आधा कर दिया गया। तो अब उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक, तो उसको हम लोग r' मान लेंगे। तो आप जानते हैं रो बराबर RA/L होता है। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और r यहाँ से निकालेंगे तो रो L/A हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में लंबाई L है, एरिया A माना गया है, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 4 ओम, तो यहाँ रख देंगे 4, समीकरण 1 मान लिया। पुनः जब दोबारा में, यानी इसी पदार्थ के कोई अन्य तार, दूसरे तार की लंबाई 2 गुनी है और एरिया कितना है, A/2 है। तो यहाँ पर देखिए इसको r' मान लेंगे, दूसरे तार का प्रतिरोध निकालना, उसको r' मान लिए, तो रो वही रहेगा क्योंकि पदार्थ नहीं चेंज हुआ है। और लंबाई कितनी हो गई, 2l, एरिया हो गया A/2, ये 2 कहाँ चला गया, ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 4l/A। तो r' बराबर रो 4l/A, इस 4 को आगे गुणे में कर लेंगे तो रो L/A हो जाएगा। रो L/A कितना है, 4 है ना, क्योंकि समीकरण 1 से देखिए रो L/A 4 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 ओम। यानी कि जब हम पदार्थ को नहीं बदलते हैं, यानी किसी सेम पदार्थ का अगर कोई चालक तार है, उसकी लंबाई L है और एरिया A है, तब कुछ रेजिस्टेंस दिया गया है, और दोबारा अगर उसी पदार्थ का कोई दूसरा जो है चालक है, उसकी लंबाई आधी कर दी जाए और एरिया लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, लंबाई कितनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, और उसका परिच्छेद क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। याद रखना, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना, इसीलिए ये 4 चौक 16, यानी कि 16 ओम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकेंड पूछा गया है ना, तो एम्पियर का मतलब क्या होता है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा आई का, और यहाँ पर समझ लीजिए मल्टीप्लाई है। सेकेंड किसका होता है, मात्रक किसका होता है, जो सेकेंड होता है समय टी का। तो I इंटू टी, यहाँ से देखिए फार्मूला क्या बना, I इंटू टी, और I इंटू टी बराबर किसके होता है, क्यू, क्योंकि आपने पढ़ा है, फार्मूले वाला वीडियो देख लेना। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, यानी I इंटू टी। तो क्यू हमारा क्या है, आवेश, तो ये जो है किसका मात्रक हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, आवेश का। इसका मात्रक होता है आवेश का, और एक आवेश का मात्रक होता है कूलाम, है ना। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया गया है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान देना, नहीं करता पूछा गया है, यानी जो चालक का विद्युत प्रतिरोध है कैपिटल आर, ये किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो आप जानते हैं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ का घनत्व पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी जो है निर्भर करता है, चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है ना, चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, मतलब कि चालक को चाहे जैसा आकार दे दो, चाहे उसको वृत्ताकार मोड़ दो, चाहे जिस तरीके का आकार दे दो, ये उसके आकार पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। बाकी उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की घनत्व पर भी निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक के आकार पर निर्भर नहीं करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ देखिए, किसी बल्ब पर 440 वाट, 440 वाट का मतलब ये पी की वैल्यू है, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य की, और 220 वोल्ट मतलब ये वोल्टेज यानी विभवांतर की वैल्यू है, वी की वैल्यू है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कैपिटल आर आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है ना, कैपिटल आर। किसी बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है ना, बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर P का मान दिया है, V का मान दिया है, R पूछा गया है। तो R बराबर आप जानते हैं, R बराबर क्या होता है फार्मूला, V²/P। क्या होता है फार्मूला, R बराबर V²/P होता है। तो V का मतलब कितना दिया गया, 220, तो 220 गुणे 220, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया, 2 बार गुणा कर देंगे, और पावर हमको कितनी दी गई है, 440। तो ये देखिए 0 0 कट गया, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, और 2 से इसको 2 कम 2 डिवाइड कर देंगे तो 110। तो R बराबर हो जाएगा 110 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक, यहाँ पर देखिए विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं कर रहा है, तो विद्युत शक्ति मतलब P का इसमें से निरूपित नहीं कर रहा है, मतलब P का इसमें कौन सा फार्मूला नहीं हो सकता है। तो P बराबर आप जानते हैं I² R भी होता है,
P बराबर V इंटू आई भी होता है, P बराबर V स्क्वायर अपान R भी होता है। तो ये जो B ऑप्शन नंबर B है इसका P बराबर ये आई आर स्क्वायर नहीं होता है, याद रखना। P बराबर आई आर स्क्वायर नहीं होता है, बाकी आई स्क्वायर आर भी होता है, V इंटू आई होता है, V स्क्वायर अपान R होता है। कौन सा ये आई आर स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकेंड, यह सेकेंड लिखा है, 2 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो 10 एम्पियर मतलब आई का मान है और 2 सेकेंड मतलब समय टी का मान है, हमको आवेश क्यों बराबर पूछा गया है। तो आपने यहाँ पर देखा था क्यों बराबर होता है आई गुणे टी, क्यों बराबर क्या होता है आई इंटू टी। आई हमको कितनी दी गई है 10 एम्पियर, समय टी दिया है 2 सेकेंड, तो क्यों बराबर हो जाएगा 10 दूना 20 और मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम, मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम, तो 20 कूलाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा 20 कूलाम, यानी कि आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी 20 कूलाम हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में जूल कितने होते हैं, 1 किलोवाट घंटा में कितने यानी जूल की संख्या क्या होगी। तो आपने पढ़ा है 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, एक तो ये होता है। तो ऐसा आप देख लीजिए 3.6 गुणे 10 की घात 6 कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसी को हम कन्वर्ट करें तो 36 गुणे 10 की घात 5 जूल भी लिख सकते हैं, इसको हम 36 गुणे 10 की घात 5 जूल भी लिख सकते हैं। ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दशमलव यहाँ पर है, अब दशमलव को एक अंक हम पीछे ले जाएंगे बाएं से दाएं, जब ये दशमलव एक अंक इधर आएगा यानी कि बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं जब जाता है दशमलव तो उतनी घातें घट जाती हैं, दाएं से बाएं जब आएगा तो उतनी घातें जुड़ जाएंगी, और जब बाएं से दाएं जाएगा तो उतनी घातें घट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट इधर से उधर गया है, बाएं से दाएं, तो एक घात कम पड़ जाएगी, और 36 के बाद दशमलव लगा दिया जाए और उसके बाद कोई अंक ना हो तो उस दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप ये याद रखिएगा 1 kWh 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है या 36 गुणे 10 की घात 5 जूल के बराबर होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहती है, इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखिए लिखा है यदि शक्ति कार्य तथा समय के मात्रक को क्रमशः x1, x2 तथा x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शक्ति का मतलब P होता है, कार्य का मतलब W और समय मतलब T हो जाएगा। अब जो शक्ति का मात्रक है यहाँ पर वो x1 माना गया है, शक्ति का मात्रक क्या माना गया है x1 माना गया है, कार्य W का मात्रक x2 माना गया है और समय T का मात्रक क्या हो जाएगा x3 माना गया है। तो कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा। सबसे पहले तो आप इन तीनों में रिलेशन बताइए, P, W और T में क्या रिलेशन होता है। तो आपको जो है आप फार्मूले वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको हमने पढ़ाया था P बराबर क्या होता है W अपान T, P बराबर क्या होता है W अपान T। क्या कोई ऑप्शन अपान यानी बटे के रूप में है, नहीं है। यहाँ पर क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब इसका गुणा इधर कर देंगे तो P गुणे T बराबर क्या आ जाएगा W, P गुणे T बराबर क्या आ जाएगा W। अब P का मात्रक क्या माना गया है x1, तो यहाँ रख देंगे x1 इंटू T का मात्रक क्या माना गया है x3 बराबर W का मात्रक क्या माना गया है x2। तो देखिए x1 गुणे x3 बराबर x2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आप देख लीजिए। x1 ये जो पॉइंट है इसका मतलब गुणा, x1 गुणे x3 बराबर क्या हो जाएगा x2, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला है ना, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ठीक, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, मतलब कि ऐसा पदार्थ इसमें कौन सा है जिसका हाई रेजिस्टेंस हो। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो धारा उसमें शून्य हो यानी कि ना के बराबर जाएगी, एकदम शून्य हो जाएगी। तो चालक क्या होता है, चालकों में धारा जाती है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। और अर्धचालक में भी धारा मतलब चालकों से थोड़ा कम जाती है लेकिन जाती है, और अर्धचालक में तो बहुत तेज़ी से जाती है। विद्युत रोधी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत रोधी का मतलब अचालक,
विद्युत रोधी को आचालक या कुचालक कहते हैं, जिनमें धारा ना जा पाए, है ना। और धारा ना जाने का मतलब क्या है कि उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत उच्च होना चाहिए। तो याद रखना, विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोध जो होता है बहुत हाई होता है, बहुत उच्च होता है, ठीक। इसीलिए इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहा गया है। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण में किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक। अब देखिए, जो घरेलू विद्युत परिपथ आपको मैग्नेट वाले चैप्टर में जो है पढ़ाया जाएगा। तो जो है इसमें क्या होता है कि फ्यूज एक तार क्या होता है, जो हमारे परिपथ में जब घर की वायरिंग की जाती है तो यहाँ पर इसको जो है फ्यूज एक प्रकार का ये मिश्र धातु का बना होता है, तो इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक। श्रेणी क्रम में उसी के साथ सर्किट के साथ जोड़ देते हैं, ताकि अगर कोई भी दिक्कत होती है, कहीं फॉल्ट हो जाता है ना, या कोई भी दिक्कत होती है, कोई विद्युत उपकरण खराब हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये विद्युत फ्यूज क्या होता है, ये जल जाता है, ताकि हर चीज़ की सुरक्षा हो सके, है ना। मतलब अन्य उपकरणों को जलने से बचाया जा सके। मान लिया कभी वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है तो यही जो है जल जाता है, जिससे घर के उपकरण बच जाते हैं। तो फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा घरेलू जो विद्युत परिपथ बनाया जाता है उसमें 3 टाइप के तार होते हैं। एक जीवित तार होता है जिसको लाइव वायर बोलते हैं, और एक उदासीन तार होता है जिसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, और एक भू संपर्क तार होता है जिसको ग्रीन वायर बोलते हैं, है ना। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए किसके साथ इसको लगाएंगे, तो इसको याद रखना जीवित तार यानी लाइव वायर के साथ हम लोग लगाते हैं, लाइव वायर, है ना। बात समझे कि नहीं, किसके साथ लगाते हैं, जीवित तार के साथ इसको फ्यूज तार को लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 18 का सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर कॉलम ए दिया गया है और यहाँ कॉलम बी दिया गया है। कॉलम ए में मात्रक हैं, कॉलम बी में भौतिक राशियाँ हैं। कौन किसका मात्रक है इसको सुमेलित करके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप जानते हैं ओम किसका मात्रक होता है, तो ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का, यानी पहले का सेकंड सही हो जाएगा। वाट किसका मात्रक होता है, वाट होता है शक्ति का मात्रक, तो दूसरे का लगेगा थर्ड नंबर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का होता है, तो फर्स्ट हो जाएगा। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है, यानी चौथे का चौथा। अब देखिए पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा आपको कौन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। फिर दूसरे का तीसरा ये भी इसमें मिल रहा है। फिर तीसरे का पहला ये भी मिल रहा है, और चौथे का चौथा ये भी। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं। स्तंभ ए में क्या है, संकेत दिए गए हैं, और स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुमेलित करना है। स्तंभ बी में ये किसके संकेत हैं, उन राशियों के नाम दिए गए हैं, तो सही विकल्प का चयन करना है, ठीक। अब देखिए ये वाला क्या है, ये वाला हमने जो 1 शॉट दिया है थ्योरी वाला, उसको आप पढ़े होंगे, अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें इन सब के बारे में डिटेल में बताया है। तो ये क्या होता है, ये होता है परिवर्ती प्रतिरोध। तो ये जो है पहला वाला आपका थर्ड में लग जाएगा। ये किसका है, अमीटर का है, तो दूसरा वाला फोर्थ में लग जाएगा। ये क्या है, हमारा सेल है, विद्युत सेल, तो ये जो है तीसरा वाला सेकेंड सही हो जाएगा। और ये तार की क्रॉसिंग है, तो ये चौथा वाला फर्स्ट सही हो जाएगा। तो देखिए पहले का कौन सा सही है, पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा यहाँ देखिए, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे का कौन सा सही है, चौथा, यानी कि ये देखिए दूसरे का चौथा। तीसरे का कौन सही है, दूसरा, ये हो गया। और चौथे का कौन सा है, पहला। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब सिंबल जो है पढ़ लीजिएगा कायदे से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में कह रहा है एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं I1 व I2 हों एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 व H2 हों, तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, यानी ऊष्माओं का जो है रेशियो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो एक सेल से दो प्रतिरोध तार हैं जिनके रेजिस्टेंस R1 R2 हैं, वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं और उनमें प्रवाहित धाराएं I1 I2 हैं। तो प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 H2 हों,
तो ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है, H बराबर क्या होता है V²T/R। ठीक, ये फार्मूला आप जानते हैं, H बराबर क्या होता है V²T/R होता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम पहले प्रतिरोध की बात करें, पहले जो है तार में बात करें, 2 तार हैं, तो पहले तार में ऊष्मा बात करें तो क्या हो जाएगा H1 बराबर, देखिए समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहता है, तो पहले तार का भी विभवांतर V हो जाएगा। टाइम दोनों के लिए 1 सेकेंड दिया गया, तो टाइम भी सेम है, तो लेकिन पहले जो है तार का प्रतिरोध क्या है R1 हो जाएगा, तो H1 बराबर हो जाएगा V²T/R1। इसी प्रकार H2 की बात करें तो हो जाएगा V²T/R2 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, इन दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी H1 बटे H2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए V²T इंटू क्या हो जाएगा R2, इधर क्या हो जाएगा V²T इंटू क्या हो जाएगा R1, तो V²T से V²T कैंसिल हो गया, यानी कि H1 बटे H2 आपका कितना हो जाएगा R2 बटे क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं H1 बटे H2 बराबर क्या हो जाएगा R2 बटे R1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, H1 बटे H2 बराबर R2 बटे R1। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूले एकदम तैयार रखने हैं। ठीक, फार्मूले वाला आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और इसका 1 शॉट थ्योरी वाला ज़रूर देख लीजिएगा, ये चैप्टर बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ठीक, तो ये 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हमने इस चैप्टर से रिलेटेड करा दिए हैं। अब इसी से मिलते जुलते एक आध कुछ आ गए तो आ गए, नहीं तो इससे बाहर बहुविकल्पी इस चैप्टर से नहीं जाएंगे। लेकिन आप जो है अगर वो थ्योरी का 1 शॉट और फार्मूले वाला 1 शॉट देखे हैं तो कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अब इसमें हम लोग आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके परीक्षा में आने वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इन क्वेश्चन को आप पूरे एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल आपका दिया गया है, 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले सवाल को लगाने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सवाल में हमको जो है कि कौन कौन सी हैं वैल्यू हैं जो दी गई हैं, फिर देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू हैं जो हमको निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पर 400 वाट, अब मात्रक से पहचान लीजिएगा, 400 वाट लिखा है, 400 वाट का एक बल्ब, तो वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य का, यानी कि शक्ति या सामर्थ्य मतलब जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमको P का मान दिया गया है कितना, 400 वाट, P बराबर कितना हो गया 400 वाट। फिर क्या लिखा है का एक बल्ब 200 वोल्ट के, तो 200 वोल्ट ये किसकी वैल्यू है, वोल्ट किसका मात्रक होता है V का, ये कितना हो जाएगा V बराबर 200 वोल्ट हो गया। फिर आगे क्या लिखा है 400 वाट का तथा का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट, ये आपको समय दिया गया है, बल्ब केवल 5 मिनट यानी टाइम दिया गया है 5 मिनट, और 5 मिनट को हम लोग किस में बदल देंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 300 सेकंड आ जाएगा। तो ये समय की वैल्यू हो गई। फिर कह रहा है बल्ब में प्रवाहित धारा, यानी कि I बराबर हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क निकालना है। उत्पन्न ऊष्मा मतलब कि H बराबर क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो वैल्यू हमको दी गई है वो पहले नोट कर लेंगे और जिनको निकालना है उनको जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमको यहाँ पर देखिए I की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले I का इसमें से कौन सा फार्मूला लगाएं जिसमें इन राशियों में से जो है 2-3 राशियाँ आपस में मिलकर जो फार्मूला बना रही हूँ। तो आपने पढ़ा है और इस चैप्टर का हम बताए दे रहे हैं, आप जो है फार्मूले वाला वीडियो को देख लीजिएगा, एक एक फार्मूला उसमें हमने बताया है, उसको तैयार कर लेना। तो I का मान निकालना है। I बराबर आपने पढ़ा है, देखिए P बराबर होता है V × I। P बराबर क्या होता है सूत्र, V × I। यहाँ से अगर हम I बराबर निकालें
तो आई के साथ गुणे में क्या है v, वो बटे में चला जाएगा। तो p अपान v बराबर क्या आ जाएगा आई, यानी कि हम कह सकते हैं आई बराबर p अपान v। तो आपको फार्मूला यहाँ आई के लिए कौन सा लगाना है, सूत्र लगाएंगे आई बराबर होता है p अपान v। इस फार्मूले से आपकी धारा जो है निकल आएगी। यहाँ से किसका मान निकल आएगा, धारा का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम लोग, आई बराबर p की वैल्यू कितनी है 400 हो गई, और v की वैल्यू कितनी है 200 हो गई। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दून नहीं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर आई बराबर कितना आ गया, 2 मात्रक लिखना मत भूलिएगा, 2 एम्पियर। आई यानी धारा कितनी आ गई, बल्ब में प्रवाहित धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। उसके बाद अब हमको निकालना है उत्पन्न ऊष्मा। ठीक, तो उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला क्या होगा, ऊष्मा H बराबर क्या होगा, तो H बराबर आपने पढ़ा है फार्मूला, H बराबर होता है VIT। H बराबर क्या होता है VIT, क्योंकि यहाँ पर V दिया, देखिए H के कई फार्मूले होते हैं, तो यहाँ पर हमको वो फार्मूला लगाना है जिसमें ये वैल्यू जो है उपयोग हो जाए, इन वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं कर सके हम लोग। तो यहाँ पर हमको पता है कि अगर H बराबर VIT लगा देंगे तो V का मान भी इसमें दिया गया है, I हमने निकाल ही ली है, और T भी दिया गया है ना। तो यहाँ पर H बराबर V का वैल्यू है 200, और I कितना निकला है 2 एम्पियर, और टाइम कितना दिया गया 300 सेकेंड। इसको जो है 300 सेकेंड में मतलब 300 रख देंगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जितने जीरो हों पीछे लगा लीजिए, 4 जीरो हैं टोटल, 4 जीरो हम लोग लगा लेंगे। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इस तरीके से H बराबर इतने, और यहाँ पर मात्रक हो जाएगा हमारा जूल। ठीक, कितना मात्रक होगा जूल। अगर यहाँ पर ये फार्मूला हम रखते कि H बराबर VIT अपान 4.2, तब ये क्या लिखते मात्रक कैलोरी, लेकिन यहाँ पर सीधे हमने VIT रख दिया है, तो ये आंसर आएगा जूल में। तो देखिए 1,20,000, 1,20,000 जूल H का मान आ गया, या इसी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं घात के रूप में। यहीं तक आंसर छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख सकते हैं घात के रूप में। क्या लिखेंगे 12, और ये 4 जीरो है तो 12 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा, इतने जूल। अब ये भी आंसर सही है। या फिर हम H बराबर ये लिख सकते हैं, देखिए कहाँ पॉइंट है इस समय, तो सबसे पीछे हमने बताया था, जब कहीं नहीं होता पीछे होता है, उसको दाएं से 1 अंक बाएं ले कर आएंगे। हमेशा आगे से 1 अंक के बाद ही दशमलव लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात 5, 1 घात बढ़ जाएगी, तो इतने क्या हो जाएगा जूल। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप चाहे ये यहीं तक छोड़ देंगे तब भी सही है, यहाँ तक कर देंगे तब भी सही है, यहाँ तक कर देंगे तब भी सही है। तो ये जो है उत्पन्न ऊष्मा आ गई, और बल्ब में प्रवाहित धारा का मान आ गया। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6 गुणे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर हो, तो तार की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। प्रतिरोधकता को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि आपको रो का मान निकालना है, रो का मान निकालना है। ठीक, तो रो का सबसे पहले आप देखिए रो के फार्मूले कितने होते हैं। रो बराबर हमारा क्या होता है, रो बराबर RA अपान L, रो बराबर ये फार्मूला होता था, रो बराबर RA अपान L। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर क्या ये इन सभी की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर। तो 1.5 वोल्ट विभवांतर मतलब का है, किसकी वैल्यू, V की वैल्यू। V बराबर हो जाएगा 1.5, कैपिटल V रहेगा 1.5 वोल्ट। ठीक, उसके बाद देखिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, 0.5 एम्पियर मतलब धारा का मतलब I की वैल्यू 0.5 एम्पियर हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, प्रवाहित होती है। यह तार की लंबाई 3 मीटर है, लंबाई मतलब L बराबर कितना दिया गया है 3 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको हम लोग कैपिटल A बोलते हैं, A बराबर हमारा है 6 गुणे 10 की घात -6, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो प्रतिरोधकता यानी रो बराबर हमको निकालना है। ठीक, अब रो बराबर हमने क्या बताया आपसे, फार्मूला होता है RA अपान L। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R का मान हमको नहीं दिया गया है। R का मान अगर हमारे पास मिल जाता हमको तो यही फार्मूला लगा के निकाल लेते। A की वैल्यू दी गई है, L दी गई है, लेकिन R नहीं दिया गया है।
अब आर नहीं दिया गया है तो आर को निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया गया होगा। तो आर को निकालने के लिए देखिए वी और आई दिया गया है। आप जानते हैं आई आर बराबर क्या होता है, वी अपान आई। तो सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे, ठीक। तो लिखेंगे चूंकि आर बराबर क्या होता है, वी अपान आई होता है। तो वी की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। आई की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, ठीक। तब यहाँ पर देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि एक अंक के पहले ऊपर भी है, एक अंक के पहले ऊपर भी है। तो यहाँ पर ये कट गया, तो ये हो जाएगा 15/5। कितना हो गया, 15/5। 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कि हमारा प्रतिरोध आ गया 3 ओम। प्रतिरोध कितना आ गया, 3 ओम। अब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर लिखेंगे, अतः विशिष्ट प्रतिरोध, अतः ये प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं इसको, अतः प्रतिरोधकता रो बराबर सूत्र होता है RA/L। तो रो बराबर आर हमारा कितना दिया, अभी निकाला हमने 3 निकाला है, और ए की वैल्यू हमको कितनी दी थी, 6 × 10⁻⁻6। उसके बाद लंबाई कितनी दी गई थी, 3 मीटर। 3 से 3 कैंसिल हो गया, रो बराबर आ गया 6 × 10⁻⁻6, और मात्रा किसका हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। मात्रा लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो रो बराबर यानी प्रतिरोधकता, इसका दूसरा नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। कितना आ गया, 6 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। अगर लंबाई हमारी सेंटीमीटर में होती तो ये हो जाता ओम सेंटीमीटर, ठीक। तो ओम मीटर 6 × 10 कितना हो जाएगा, -6 ओम मीटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या दिया गया है जरा देख लेते हैं, और क्या निकालना है। दिया क्या है हमको, तंतु में से 0.5 एम्पीयर, तो धारा का मान आई, धारा यानी आई का मान कितना हमको यहाँ दिया गया है, 0.5 एम्पीयर। कितना दिया गया है धारा, 0.5 एम्पीयर। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी कि टाइम टी बराबर हमको दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट को तुरंत बदल लेना किसमें, सेकंड में, यानी कि 600 सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से टी का मान हो गया 600 सेकंड। फिर प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का, आवेश मतलब क्यू का मान निकालना है। आवेश मतलब क्यू का मान हमको निकालना है। आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, परिमाण मतलब आवेश क्यू का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्यू का कौन सा ऐसा फार्मूला लगाएं जिसमें आई और टी मिल जाए। तो भैया आप जानते हैं क्यू बराबर होता है आई × टी, क्यू बराबर होता है आई टी। तो यहाँ पर क्यू बराबर हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे गुणा करेंगे। हमने बताया है कभी भी गुणा करना हो दशमलव को भूल जाओ, दशमलव गुणा कभी भी हो दशमलव भूल जाओ। तो यहाँ समझ लीजिए 5 लिखा है, ये समझ लो कि ये 5 है, 600 है। तो कैसे गुणा करेंगे, 5 को यहाँ पर 2 जीरो हैं, पहले तो 2 जीरो लगा दो। 5 का गुणा 6 से करेंगे, 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए कितने अंक के पहले पॉइंट है, पीछे से देखना कितने अंक के पहले। तो यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं, इसमें देखिए पीछे से 1 अंक के पहले, तो यहाँ पीछे से 1 अंक के पहले लगा दो। अब 300.0 का मतलब 300 ही होता है। तो क्यू बराबर हो जाएगा 300, और क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलाम, यानी आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलाम। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। क्यू बराबर 300 कूलाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक में, 4 ओम का कोई प्रतिरोधक है, और उसमें जो है प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, 4 ओम। ये 4 ओम मतलब किसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस की। तो आर बराबर आपका हो जाएगा 4 ओम। प्रतिरोधक में प्रति सेकंड, यहाँ पर देखिए प्रति सेकंड जब भी आएगा तो समझ लीजिए समय आपका 1 सेकंड है। प्रति सेकंड का मतलब टाइम कितना है, 1 सेकंड। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। 100 जूल ऊष्मा की बात हो रही है, मतलब H बराबर कितना हो जाएगा, 100 जूल। उसके बाद क्या कर रहा है, उत्पन्न हो रही प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर निकालना है, यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमको H का ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें R आ जाए, T आ जाए और V आ जाए।
तो ऐसा कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर लगाएंगे H बराबर वी स्क्वायर टी अपान आर, वी स्क्वायर टी अपान आर। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो आप समझ लीजिए कि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फार्मूला वाला वीडियो जा कर के देख लेना, ठीक। तो H बराबर यहाँ पर हमको तो V चाहिए, तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से B का बना लेते हैं। अगर V की वैल्यू अगर निकालें हम लोग तो देखिए R को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो H गुणे R हो जाएगा, उधर हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू टी। अब टी वी स्क्वायर के साथ टी है उसको बटे में भेज देंगे, तो H इंटू आर बटे कितना हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर, ठीक। अब इसमें वैल्यू रख दिया जाए तो H के स्थान पर रख देंगे 100 इंटू आर के स्थान पर रख देंगे 4 बटे समय t कितना है हमारा 1 है, इधर कितना हो गया वी स्क्वायर। अब 100 का गुणा 4 से करेंगे 400 हो जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, यानी कि ये वी स्क्वायर हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि वी चाहिए ना, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर लग जाएगा अंडर रूट बराबर हो जाएगा वी। अंडर रूट 400 का मान कितना होता है 20, यानी कि 400 को वर्गमूल 20 आ जाता है, तो 20 बराबर वी, या इम्प्लाई दैट वी बराबर कितना आ जाएगा 20, और मात्रा क्या होता है इसका वोल्ट, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो आंसर हमारा हो गया 20 वोल्ट। हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, निम्न चित्र में प्रतिरोधक R1 15 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम, R4 5 ओम, R5 20 ओम व बैटरी 18 वोल्ट की है। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध एवं विद्युत धारा की गणना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमको एक परिपथ दिया गया है और इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है ना, पूरे परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और कुल विद्युत धारा, इसमें प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा निकालनी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी 18 वोल्ट की है, कितनी की है 18 वोल्ट की बैटरी है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही कुंजी ऑन करेंगे तो इधर से करंट निकलेगी, प्लस धन सिरे से निकलेगी और इसमें से होती हुई धारा यहाँ से होती हुई और इस तरीके से इधर ऐसे जो है जाएगी इस तरीके से, तो पूरा यह परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको टोटल यानी पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा आई निकालनी है और पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है निकालना है, ठीक। अब चित्र में 5 प्रतिरोध हैं, यहाँ पर देखिए R1 R2 R3 ये 3 प्रतिरोध यहाँ पर लगे हुए हैं, R4 R5 2 प्रतिरोध यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक। ये जो है टोटल तीनों जो R1 R2 R3 हैं यहाँ पर तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। R4 R5 जो है यहाँ पर भी क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, हमको क्या दिया गया है, R1 बराबर R1 दिया गया है 15 ओम, R1 कितना दिया गया है 15 ओम, R2 बराबर कितना दिया गया है, R2 दिया गया है 10 ओम, और R3 जो है कितना दिया गया है 30 ओम दिया गया है, R4 कितना दिया गया है 5 ओम दिया गया है, R5 कितना दिया गया है 20 ओम दिया गया है, ठीक। और बैटरी V की वैल्यू यानी यहाँ पर कितने वोल्ट की है बैटरी 18 वोल्ट की, यानी कि विभव आपका जो है यानी कि विभवांतर कितना दिया गया है 18 वोल्ट है। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध व कुल धारा निकालनी है। कुल प्रतिरोध R बराबर निकालना है, कुल धारा I बराबर निकालनी है, ठीक। अब कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रतिरोध किस तरीके से जुड़े हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये R1 R2 R3 क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और R4 R5 क्या है, ये भी समांतर में है। तो इनका पहले हम निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध, ठीक। उसके बाद इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। फिर जब ये इनका तुल्य प्रतिरोध और यहाँ वालों का तुल्य प्रतिरोध, ये दोनों इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध किसमें हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे, और फिर हम जो है पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R1 कामा R2 व R3, ये देखिए ये वाले R1 R2 R3 है ना, किसमें है, परस्पर समांतर क्रम में है, परस्पर समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, ठीक। तो उसको मान लेंगे R डैश, ठीक।
तो आप जानते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। 1/r डैश बराबर 1 क्या हो जाएगा, R1 प्लस 1/r2 प्लस क्या लिख देंगे 1/r3। तो 1/r डैश इक्वल टू R1 का मान कितना रख देंगे, R1 का मान है 15 प्लस R2 का मान कितना है 10 है प्लस R3 का मान कितना है 30 है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, अब जो है इधर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 1/r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, 10, 30, इन तीनों का लासा ले लेंगे तो कितना लासा हो जाएगा 30, है ना। 15, 10, 30 का लासा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 15 से 30 को जब सबसे पहले हरों का लासा ले लिया, अब पहले वाले हर से लासा को भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और इस जो 2 आएगा भागफल इसको इस पहले वाले अंश से गुणा कर देंगे। तो अंश पहला कितना है 1 है, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यही प्रोसीजर इसके लिए करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 3 आएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम नम 3 हो जाएगा। फिर 30 को 30 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से तो 1/r डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए नीचे एलसीएम 30 है, ऊपर जोड़ लेंगे 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा। ठीक, तो 6 कम 6, 6 पंचे 30। ठीक, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1 कितना आ गया 5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब तो r डैश बराबर कितना आ जाएगा 5 ओम आ गया। r डैश कितना आ गया 5 ओम, यानी इन तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया 5 ओम आ गया। अब यही यहाँ के लिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए R4 R5 ये भी तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं आगे, इसको इधर मिटा देते हैं। क्या लिखेंगे पुनः R4 व R5 क्या है परस्पर समांतर में है, परस्पर समांतर में है, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध इसको मान लेंगे R डबल डैश। तो कैसे निकालेंगे 1/r डबल डैश बराबर 1/r4 प्लस 1 कितना लिख देंगे R5। तो 1/r डबल डैश बराबर R4 की वैल्यू कितनी है, R4 हमारा कितना दिया गया 5 ओम। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/5 1/5 और R5 कितना है 20 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/20। तो 1/r डबल डैश बराबर 5 और 20 का लासा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इस 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। तो 1/r डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5 बटे 20, 5 1 5, 5 चौके 20। तो 1/r डबल डैश बराबर 1/4 आ गया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 हो जाएगा, r डबल डैश का गुणा 1 से करेंगे r डबल डैश, यानी कि r डबल डैश की वैल्यू आ गई 4 ओम। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 5 ओम आया था, इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 4 ओम आ गया। ठीक, अब अतः परिपथ का लिखेंगे कुल प्रतिरोध। ठीक, अब हम लोग जो है पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक, परिपथ का कुल प्रतिरोध तो उसको R मान लिया जाए। तो अब ये R कैसे निकालेंगे, तो यहाँ का इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया था R डैश माने थे तो 5 ओम आया था, और इन दोनों प्रतिरोधों का R डबल डैश माना कितना आया है 4 ओम आया है। तो ये R डबल डैश और R डैश ये दोनों अब किस में हो जाएंगे, देखिए इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो गया। ठीक, और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश, तो ये सब अब किस में हो जाएंगे श्रेणी में, क्योंकि ये ऐसे इस तरीके से एक सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं ना, इस तरीके से पूरे। तो यहाँ पर देखिए इनका तुल्य प्रतिरोध इनका तुल्य प्रतिरोध, अब ये दोनों किस में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, अर्थात R डैश व R डबल डैश किस में होंगे श्रेणी में, और फिर जो है इन्हीं दोनों से हम लोग पूरे परिपथ का क्या निकाल लेते हैं कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या करते हैं सीधे जोड़ देते हैं।
तो आर डैश बराबर आर डैश कितना आया था 5 ओम आया था, ये कितना आया है 4 ओम। तो आर बराबर आर क्या है हमारे पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कितना हो जाएगा 9 ओम आ जाएगा। तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया 9 ओम हो गया। ठीक, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया 9 ओम हो गया। अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, क्योंकि कुल प्रतिरोध तो निकाल लिया, अब टोटल करंट कितनी होगी। ठीक, तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या लिखेंगे, अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई बराबर फार्मूला क्या होता है, आई बराबर क्या होता है ओम के नियम से V अपान आर, आई बराबर क्या होता है V अपान आर होता है। तो आई बराबर V हमारा कितना दिया गया है 18 वोल्ट, कितना दिया गया 18, और आर कितना आया है 9 आया है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक, AMP लिख दीजिएगा या हिंदी में एम्पियर लिख दीजिएगा। ठीक, तो मात्रक लिखना मत भूलना। तो कुल यानी पूरे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई, पूरे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई, और पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया 9 ओम हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर में आया हुआ प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा है दिए गए परिपथ में A एवं B के बीच तुल्य प्रतिरोध है ना, A ये सिरा ये है, B सिरा ये है, इनके बीच टोटल हमको यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। और 5 ओम प्रतिरोध जो ये वाला प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो बैटरी लगी है तो बैटरी का कुल प्रतिरोध कितना, कुल विभवांतर यानी पूरे परिपथ का बैटरी का विभवांतर 6 वोल्ट है, यानी 6 वोल्ट की बैटरी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरे परिपथ का जो विभवांतर है वो 6 वोल्ट है। लेकिन तुम आपसे पूछा गया है कि 5 ओम में कितना विभवांतर होगा, है ना, और बाकी ए व बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हैं ये 6-6 नंबर वाले प्रश्न हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप न्यूमेरिकल के तैयार हैं आपको अच्छे से, तो आप चाहे, क्योंकि 6 नंबर वाला जो होता है उसमें अथवा लगा होता है। ठीक, तो आप चाहे न्यूमेरिकल लगा दीजिए चाहे कोई थ्योरी लिख दीजिए, थ्योरी लिखने में टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा और उसमें हो सकता है कि पूरे मार्क्स भी ना मिले 6 में 6। लेकिन यहाँ पर अगर आप न्यूमेरिकल लगा देंगे तो 6 नंबर वाला, तो उसमें क्या होगा टाइम भी कम लगेगा और आपका जो है पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे न्यूमेरिकल में, इसलिए न्यूमेरिकल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिक्स पोर्शन में नंबर लाना है तो न्यूमेरिकल आप तैयार कर लीजिए, 100% समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है इनको तैयार करना। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखेंगे हम कि ये सब जो है रेजिस्टेंस कौन किस में जुड़ा है ये देख लेते हैं। तो 5 प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, इनको हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R2 है, और ये मान लेते हैं R3 है, ये R3 मान लिया, ये R4 मान लेंगे, ये क्या मान लेंगे R5 मान लेंगे, इस तरह मान लेंगे। ठीक, अपने हिसाब से आप कुछ भी किसी को भी R1 R2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये देखो R1 और R2 ये दोनों किस में हैं, इस समय जुड़े हैं, तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, लिखेंगे चूँकि R1 व R2 किस में है परस्पर समांतर में है, परस्पर समांतर क्रम में है। ठीक, R1 व R2 किस में है परस्पर समांतर क्रम में है, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लेते हैं अगर, तो समांतर में क्रम में कैसे निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध 1 अपान करके, तो 1 अपान R डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान R1 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1 अपान R2 हो जाएगा। तो 1 अपान R डैश बराबर 1 अपान R1 कितना है, ये 4 ओम है, और R2 भी कितना है 4 ओम है। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब हर समान हो तो लासा वही हो जाएगा। ठीक, और ऊपर जो है ऐसे लिख देंगे, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगा के, अगर माइनस होता तो माइनस लगा के। ठीक, तो 1 + 1 ऊपर हो जाएगा, 1 अपान R डैश बराबर कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, 2 अपान 4। ठीक, तो 1 अपान R डैश बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो 1 अपान 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी R डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओम। ठीक, तो R डैश हमारा कितना आ गया 2 ओम। R डैश किन का तुल्य प्रतिरोध है, इन दो R1 और R2 का। अब देखिए लिखेंगे पुनः
पुनः अगर हम बात करें, अब यहाँ R4 और R5 का तुल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भी किसमें हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। लिखेंगे चूँकि R4 व R5 भी किसमें हैं, परस्पर समांतर क्रम में हैं। किसमें हैं, समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध हम लोग अगर हम R डबल डैश मान ले तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/, कितना हो जाएगा R5। इस तरीके से निकालेंगे तो 1/R डबल डैश बराबर, यहाँ देखिए 1/R4, R4 हमारा कितना है 10 ओम है, R5 कितना है, ये भी 10 ओम है। तो इसको अभी हमने बताया था कैसे सॉल्व करेंगे। 1/R डबल डैश बराबर ये 10 हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा ऐसे ही। तो 1/R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। इस तरीके से जो है सॉल्व करेंगे तो R डबल डैश हमारा कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। R डबल डैश कितना आ गया 5 ओम आ गया। ठीक, तो यानी कि R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम आ गया। R4 और R5 का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 5 ओम आ गया। अब देखिए इनका तुल्य प्रतिरोध, जो इनका तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आया है R डैश, इसको हमने R डैश माना है, ये आया है 2 ओम। ठीक, और इनका तुल्य प्रतिरोध हमने माना है R डबल डैश, ये आया है 5 ओम। कितना आया है 5 ओम आ गया। अब बताइए आप ये दोनों समझ लीजिए कि एक इनके जगह पर पूरा एक रेजिस्टेंस बना दे, तो ये और ये तीनों एक लाइन में हो जाएंगे, यानी कि श्रेणी में हो जाएंगे, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि R डैश, R3 व R डबल डैश किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक, तो इधर का मिटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब लिखेंगे R डैश कामा R3, बीच में क्या है ये R3 है, R डैश कामा R3 व R डबल डैश किस में होंगे, परस्पर श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है लिख देंगे। इसलिए अतः लिख देंगे। अतः अब क्या निकलेगा, पूरे परिपथ का A व B के बीच कुल प्रतिरोध निकलेगा ना। अतः A व B, बिंदुओं A व B के बीच कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, अगर उसको हम R मान लें तो R बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग, R डैश प्लस R3 प्लस R डबल डैश, R डैश प्लस R3 प्लस क्या हो जाएगा R डबल डैश। ठीक, तीनों को जोड़ देंगे तो R डैश हमारा 2 आया है, ये कितना है 5 है, और ये कितना आया था 5 आया था। तो यहाँ पर R बराबर कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10, 2 = 12, है ना। 5 × 5 = 10 और 2 = 12 ओम। यानी कि A व B के बीच कुल प्रतिरोध, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध निकालना था, तो कितना आ गया 12 ओम आ गया, है ना। A व B के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम आ गया। अब हमको निकालना है, एक तो हमारा एक आंसर हो गया, दूसरा निकालना है 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। यहाँ पर देखिए ये 5 ओम जो प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से जो धारा जाएगी, सेल से जो धारा जाएगी, ये धारा इसमें भी पूरी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, और यहाँ जाके यहाँ इस तरीके से आएगी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमको 5 ओम प्रतिरोध का विभवांतर निकालना है तो इसके सिरों के बीच हमको धारा पता होनी चाहिए। ठीक, और तो धारा निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर इसके सिरों के बीच विभवांतर निकाल लेंगे। लेकिन वो धारा जो होगी वो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, क्योंकि ये यहाँ धारा निकलेगी वो सब में जाएगी, है ना। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकाल लेते हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक, तो लिखेंगे अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक, कुल धारा जब निकालेंगे तो I बराबर फार्मूला क्या होता है V/R। I बराबर क्या होता है V/R। तो यहाँ पर V जो रखेंगे कुल टोटल रेजिस्टेंस, टोटल विभव जो होगा, यानी बैटरी का कुल विभव कितना हो जाएगा 6 दिया गया है हमको। और ये R है A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये कितना आया है 12, 6 × 6 6 दूनी 12। तो I बराबर आ गया 1/2। 1/2 भी आंसर छोड़ सकते हैं आप, या इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पियर क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो ये हमारा जो है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आ गई, पूरे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ये धारा जो है
इन यहाँ जब पहुँचेगी, देखिए यहाँ से धारा ये आएगी जब, तो यहाँ जाएगी इधर, यहाँ पर तो बंट जाएगी क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में हैं। लेकिन यहाँ से आकर के फिर यहाँ पर आकर के जो है मिल जाएगी, फिर इसमें टोटल धारा जाएगी इसमें, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ आकर के बढ़ जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें फिर यहाँ आके ये यहाँ मिल जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे आके यहाँ इस तरीके से निकलेगी, है ना। तो इसमें जो है, इसमें भी तो यही धारा जाएगी 0.5 एम्पियर 5 ओम के प्रतिरोध में। तो लिखेंगे अतः, हमको निकालना क्या था, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो अतः 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या निकालेंगे, विभवांतर। 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, है ना। तो इसको V मान सकते हैं आप, या फिर V डैश मान लीजिए, V डैश मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर क्या होता है ओम के नियम से IR। तो I तो टोटल यही हो जाएगी पूरे परिपथ की धारा, और R हमारा कौन सा ले लेंगे, 5 ओम वाला, यानी कि जिसको हम बोलेंगे R3 हमने माना था। तो V डैश बराबर I हमारी कितनी आई है, 0.5 आई है, और R3 हमारा यानी कि 5 ओम में निकालना है तो 5 हो जाएगा, ठीक। तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए दशमलव भूल जाना, 25 हो गया, अब 0.1 अंक के पहले है लगा दिया, तो V डैश बराबर 2.5 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना आ गया, 2.5 वोल्ट आ गया, और A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 12 ओम आ गया, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा जाता है। दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम तथा 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए चित्र के अनुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक। गणना करना है हमको परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 18 वोल्ट की बैटरी है, इससे ये जो है 2 प्रतिरोध यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 5 प्रतिरोध इस तरह जोड़े गए हैं, ठीक। तो आपको जो है परिपथ में का कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालनी है, और A व B के बीच जो है क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, ठीक। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर हल शुरू करेंगे। पहला वाला देखते हैं, पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं, जो क्या निकालना है हमको, कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको जो है क्या मान लीजिए, R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, ये हमारा हो गया R3, ये मान लेते हैं R4, ये क्या मान लेते हैं R5। इस तरीके से 5 प्रतिरोधों को R1, R2, R3 और R4, R5 मान लेंगे हम, ठीक। अब सबसे पहले आप बताइए, देखिए R1 और R2 ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, ये जुड़े हैं समांतर क्रम में। किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। उसके बाद आप देखिए R3, R4, R5 ये तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, तो ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, है ना। ये तीनों समांतर क्रम में हैं, ये तीनों समांतर क्रम में हैं, तो इन दोनों का पहले अलग अलग हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। फिर जो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध होगा और इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक। तो जो अब उनका जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो पूरे परिपथ का जो है कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि R1 व R2, ठीक, R1 व R2 क्या हैं, परस्पर समांतर में हैं, परस्पर समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य निकालेंगे। सबसे पहले इनका तुल्य प्रतिरोध उसको हम लोग मान लेंगे R डैश। तो क्या हो जाएगा, 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस हो जाएगा 1/R2। 1/R डैश इक्वल टू R1 कितना है हमारा, 10 ओम है, 1/10 हो जाएगा, प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। अब 40 और 10 का लासा कितना हो जाएगा, 40, 10 का लासा 40 हो जाएगा, ठीक। 10 से डिवाइड करेंगे 40 को तो कितना आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, ठीक। और 40 को 40 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1/R डैश बराबर ऊपर हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 8 40, ठीक। तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश हमारा कितना आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। एक तो ये देख लिया कीजिए लास्ट में कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसे देख लिया कीजिए कि दोनों पक्षों में ऊपर बराबर है, यानी अंश बराबर है, तो हर भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो ये
इनका R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध आ गया 8 ओम। अब देखिए इधर बढ़ते हैं, हम लिखेंगे पुनः R3, R4 व R5 किसमें है? परस्पर समांतर में है ना, परस्पर समांतर में है। परस्पर किसमें है? समांतर में है। इसलिए इनका तुल्य निकालेंगे। अब हम इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो है उसको मान लेंगे R डबल डैश। तो 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? R5 हो जाएगा। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R3। R3 हमारा कितना दिया था? R3 हमारा है 30 प्लस 1/R4 कितना है? 20 प्लस 1/R5 कितना है? 60। ठीक, तो 1/R डबल डैश बराबर, अब देखिए इनका लासा क्या होगा? तो इन तीनों का लासा होगा 60। ठीक, लासा जो है इन तीनों का क्या हो जाएगा? लासा होता क्या है? वह न्यूनतम संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो जाए, है ना। तो 60 जो है 30 से भी विभाज्य हो जाएगी, 20 से भी विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, अब 30 से डिवाइड करेंगे इसको तो 30 दूनी 60, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 20 3 60, और 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 1/R डबल डैश हमारा आ गया 3 2 5 1 6, 6/60 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दहम 60, यानी कि 1/R डैश R डबल डैश 1/R डबल डैश बराबर 1/10। इसलिए R डबल डैश हमारा आ गया 10 ओम। ठीक, यानी इन तीनों का कुल प्रतिरोध जो होगा वो 10 ओम आ गया, और इन दोनों का कुल प्रतिरोध निकाला था हमने, कितना हुआ था? 8 ओम आया था। ठीक, अब जो है क्या निकालेंगे? पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध हम निकालेंगे। तो इधर का मिटा देते हैं सबसे पहले। लिखेंगे अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्या लिखेंगे? अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, अगर उसको हम R मान लें तो हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश, है ना। क्यों ये हो जाएगा? क्योंकि ये इनका जो तुल्य प्रतिरोध है, इनका तुल्य प्रतिरोध, ये दोनों किस में हो जाएंगे? श्रेणी में हो जाएंगे, और श्रेणी में ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, तो R इज इक्वल टू R डैश हमारा कितना अभी आया था? इसके पहले 8 आया था। R डबल डैश कितना आया है? 10 आया है। इसलिए R बराबर, यानी पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा 18 ओम। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया? 18 ओम आ गया। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया 18 ओम। अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करेंगे। जब सेकेंड नंबर हमारा क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक, तो धारा I बराबर क्या होता है? V/R। ठीक, क्या लिखेंगे? I बराबर V/R। यहाँ पर V जो लिया जाएगा बैटरी का कुल विभवांतर होगा, R जो होगा वो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। तो I बराबर V हमारा कितना है? 18, और रेजिस्टेंस टोटल कितना आया है? 18 आया है। इसलिए 18 से 18 डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 एम्पियर। ठीक, 18 को जब 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए पूरे परिपथ यानी परिपथ प्रवाहित कुल धारा कितनी आ गई? जो है 1 एम्पियर आ गई। ठीक, अब तीसरा जो हमारा है बिंदुओं A व B के बीच कुल विभवांतर। तो A व B के बीच, केवल इतने के बीच हमको कुल विभवांतर निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर इधर का मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है बिंदु A व B के बीच। तो A व B के बीच सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच विभवांतर, विभवांतर का फार्मूला क्या होता है? V बराबर ओम के नियम से क्या होता है? IR होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए I क्या है? टोटल जो यहाँ से धारा आ जाएगी, यहाँ से इस तरीके से तो टोटल जाएगी, तो इसमें भी उतनी धारा जाएगी। यानी A व B के बीच धारा तो इतनी जाएगी, 1 एम्पियर जाएगी, है ना। अब A व B के बीच प्रतिरोध हमको पता होना चाहिए। तो A व B के बीच अभी हम लोगों A व B के बीच
कौन से दो प्रतिरोध हैं, R1 और R2 इस तरीके से जुड़े हैं, और इनका तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया था, 8 ओम आया था। कितना आया था, 8 ओम आया था। ठीक, तो इस R की जगह पर यानी R डैश यहाँ पर रखना है। तो क्या लिखेंगे, बिंदुओं A व B के बीच, बिंदु A व B के बीच विभवांतर, बिंदु A व B के बीच विभवांतर V डैश मान लेंगे तो ये हो जाएगा IR डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, V डैश बराबर IR डैश हो जाएगा। ठीक, तो V डैश इक्वल टू I तो हमारी एक आई है, यानी धारा, कुल धारा कितनी आई है, 1 एम्पियर आई है, और A व B के बीच विभवांतर हमने R डैश माना था, तो R डैश कितना आया था, 8 आया था। तो V डैश बराबर 8 और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, है ना। विभवांतर का मात्रक कितना हो जाएगा, जो है वोल्ट हो जाएगा। तो A व B के बीच कुल विभवांतर कितना आ गया, 8 वोल्ट आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखिए लिखा है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें, यानी किस प्रकार जोड़ें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो जाए, 4 ओम प्राप्त हो। दूसरा क्वेश्चन है 1 ओम प्राप्त हो, तीसरा है 4.5 ओम प्राप्त हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध हमको दिए गए हैं और कह रहा है कि इनको किस प्रकार जोड़ें कि जो है हमको तुल्य प्रतिरोध कितना हो, 4 ओम प्राप्त हो, 1 ओम प्राप्त हो और 4.5 ओम प्राप्त हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा ट्रिक अपनाएंगे। ये क्या हो, मतलब कैसे करेंगे कि इन तीनों को, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों को एक बार श्रेणी में जोड़ लीजिए। फिर देखिए कोई आंसर आ रहा है इसमें से, अगर मान लिया मिल जा रहा है, उसके बाद क्या करिए, आप तीनों को समांतर में जोड़ लीजिए। ठीक, सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, इन तीनों को इधर रफली जोड़ के देख लीजिए, तीनों को जो है श्रेणी में जोड़ लीजिए। तो जब हम तीनों को श्रेणी में जोड़ेंगे तो देखिए श्रेणी में तो ऐसे सीधे जुड़ जाते हैं। तो 6 3 9 2 11 है ना, 6 3 9 2 11 ओम आ गया। तो 11 ओम कोई आंसर नहीं है, इसलिए ये हमारा जो है पहला स्टेप फेल हो गया। दूसरी कंडीशन अगर हम ये लगाएं कि इन तीनों को समांतर में कर लें, तीनों को समांतर में कर लें तो कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/3 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर लासा कितना आ गया, 6 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 से करेंगे तो 1 आएगा। 3 2 5 1 6/6। यहाँ पर हमने देखा 1 ओम आ गया। तो एक ये देखिए, जैसे ही हमने तीनों को समांतर में जोड़ा, ये आपका सेकंड जो है आंसर मैच कर गया। तो ये 2 स्टेप हो गए। आप तीसरी कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग पहले को छोड़ पहले दूसरे को आप समांतर में कर लीजिए और इसको जो है श्रेणी में कर लीजिए उसके साथ, या फिर ऐसा कीजिए, इधर पीछे शुरू कीजिए। ये जो दूसरे और तीसरे, इन दोनों को आप समांतर में ले लीजिए, इन दोनों को किस में ले लीजिए, समांतर क्रम में, और इनके साथ इसको क्या ले लीजिए, श्रेणी क्रम में ले लीजिए, है ना। क्या करना है आपको, लास्ट वाले दोनों को क्या करेंगे, आप समांतर में ले लेना है आपको, उसके साथ ये जो पहला वाला है इसको श्रेणी में लेना है। ठीक, ये अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। एक तो आंसर हमारा सेकंड वाला मैच ही कर गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हमने क्या बताया, इधर ये वाले हैं, इन दोनों को आप ले लीजिए समांतर में, इन दोनों को किस में ले लीजिए, समांतर में, और इनके साथ इस 2 ओम को श्रेणी में ले लीजिए। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो यह देखिए ये 2 ओम हो गया, और ये क्या हो गया, 3 ओम हो गया, ये क्या हो गया, 6 ओम हो गया। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, आप 3 ओम 6 ओम इन दोनों को, यानी पीछे वाले दोनों को हमने किस में लिया है, समांतर क्रम में, और इनके साथ ये 2 ओम को क्या लिया है, श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे, कैसे हल करेंगे, लिखेंगे चूँकि 3 ओम व 6 ओम, 3 ओम व 6 ओम परस्पर किस में है, परस्पर समांतर में है, समांतर में हैं, इसलिए इनका जो तुल्य निकलेगा, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 1/r डैश बराबर 1/ कितना हो जाएगा, 3 + 1/6 हो जाएगा। तो 1/r डैश बराबर
3 6 का लासा 6 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी 1/r डैश बराबर ऊपर आ गया 3/6, 3 एकन्नम 3 दूनी 6, और यहाँ पर r डैश जब आप निकालेंगे तो 2 ओम हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक, अब ये r डैश और ये वाला 2 ओम किस में हो जाएंगे, श्रेणी में, यानी इनका तुल्य जो आया है और ये 2 ओम ये किस में हो जाएंगे, श्रेणी में, है ना। तो लिखेंगे अब r डैश ये जो हमने निकाला है वह ये वाला पहले 2 ओम इसमें हो जाएंगे, श्रेणी में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम बात करें, तुल्य प्रतिरोध को अगर R मान लें तो क्या हो जाएगा, R डैश प्लस 2, यानी कि R बराबर R डैश हमने निकाला है वो कितना आया, 2 आया है, और ये वाला भी कितना है, 2 दिया है, तो R हमारा कितना हो जाएगा, 4 ओम आ गया। कितना आ गया, 4 ओम। तो ये पहला आंसर हमारा हो गया। हमको 4 ओम प्रतिरोध जो है तुल्य प्रतिरोध लाना था, तो ये पहला आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमको क्या करना है, अगर 4 ओम प्राप्त करना है, तुल्य प्रतिरोध 4 ओम लाना है, तो क्या करेंगे, जो है 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम 6 ओम इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इनके साथ इस 2 ओम को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में। ठीक, तो आपको इसी तरीके से दिमाग लगाना है। ठीक, अब बात करेंगे ये जो सेकंड वाला है, इसमें तो हमने अभी देखा था कि तीनों को किस में जोड़ दिया जाए, श्रेणी में, समांतर में जोड़ दिया जाए, तीनों को किस में जोड़ दिया जाए, समांतर में, अभी हमने किया भी था। तो सेकंड नंबर में तीनों को क्या कर देंगे, अगर इसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस तरीके से तीनों समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। ठीक, ये आपका हो गया 2 ओम, ये 3 ओम हो गया, और ये कितना हो गया, 6 ओम हो गया, इसमें हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो लिखेंगे क्योंकि 2 ओम कामा 3 ओम व 6 ओम परस्पर किसमें है, समांतर में है, समांतर में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, इसको भी अगर हम R मान लें तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इस तरीके से। तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6 का लासा 6 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आएगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1/R इक्वल टू हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6/6 कैंसिल कर दिया, तो R बराबर आ गया 1 ओम। कितना आ गया, 1 ओम, यानी कि आपका सेकंड जो है क्वेश्चन भी हो गया, है ना। दूसरा जो हमको 1 ओम लाना था, तो 1 ओम अगर लाना है तुल्य प्रतिरोध, तो उसके लिए तीनों को किस में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, तीसरा वाला देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा वाला जो आपका दिया गया है, थर्ड वाला, इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए जो पहली कंडीशन हमने लगाई थी उसमें थोड़ा चेंज कर देंगे। पहले वाले में हमने क्या बताया था कि दूसरे तीसरे को किस में जोड़ा था, समांतर क्रम में, और उसके साथ पहले को किस में जोड़ा था, श्रेणी में जोड़ा था। 4.5 लाना है, इसके लिए अब हम बीच वाले को श्रेणी में कर देंगे, बीच वाले को जो है श्रेणी में कर देंगे, और दो और पहले तीसरे को समांतर में, यानी पहला और तीसरा जो प्रतिरोध है इनको समांतर में ले लेंगे, इनके साथ जो ये वाला 3 ओम है इसको क्या कर देंगे, श्रेणी में। यानी कि हम डायग्राम इसका बनाएं इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना, कई बार लगा लेना। ये हम ले लेते हैं 3 ओम, है ना, बीच वाले को इस तरह श्रेणी में ले लेंगे, इनके साथ ये 2 ओम ले लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं, 6 ओम। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 2 ओम कामा 6 ओम, 2 ओम 6 ओम, है ना, परस्पर किसमें है, परस्पर समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा 1/R डैश बराबर 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा 6।
लासा कितना हो जाएगा, लासा हमारा हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो 1/r डैश बराबर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 3 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 4 ऊपर हो गया और यहाँ पर कितना है नीचे 6 हो गया। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6। अब जब इसको जब r डैश आप निकालेंगे, जब r डैश निकालेंगे तो पलट जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 2 पंचे 10, यानी इनका तुल्य प्रतिरोध जो आया इन दोनों का 2 ओम 6 ओम का, यह आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5 ओम आ गया। अब ये जो है 1.5 इस 3 ओम के का साथ किस में हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा, है ना। 1.5 जो है वो 3 ओम प्रतिरोध के साथ किस में हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, लिखेंगे अब ये 3 ओम जो है 3 ओम तथा जो ये कितना आया है 1.5 ओम, 1.5 ओम क्या हो जाएंगे, इन दोनों परस्पर श्रेणी में होंगे, श्रेणी में होंगे, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध निकालें। अगर हम इनका तुल्य प्रतिरोध उसको R मान लें तो R बराबर क्या हो जाएगा, R डैश और प्लस ये जो हमारा आया है 3 ओम, तो R डैश हमारा 1.5 आया है, ये 3 है, तो R डैश बराबर जोड़ देंगे तो 4.5 ओम हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 3 में जब 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5 ओम हो जाएगा, और यही हमको तीसरा वाला लाना था। यानी कि समझ लीजिए आप, अगर 4.5 ओम तुल्य प्रतिरोध लाना है तो क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर देखिए आप पहले तीसरे को किस में जोड़ेंगे, समांतर में, और इनके साथ दूसरे को श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा। और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन हैं, इनको तैयार कर लेना, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या दिया गया है, आपसे पूछा गया है एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है। एक विद्युत बल्ब पर क्या लिखा है, 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है। इसे 200 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। ठीक, अब देखिए जब आप बल्ब खरीदते हैं तो बल्ब पर इस तरीके से मान लिया लिखा होता है, लिखा है कि 100 वाट और 200 वोल्ट, मतलब ये जो बल्ब है ये 100 वाट, वाट का मतलब क्या होता है, जो है इसकी शक्ति या सामर्थ्य है ना, यानी 100 वाट इसकी शक्ति यानी पावर है, और ये 200 वोल्ट यानी 200 वोल्टेज पर कार्य करता है। ठीक, तो इसे 200 वोल्ट सप्लाई के साथ यानी 200 वोल्ट मेंस के साथ अगर जोड़ा जाए तो इसमें इसका प्रतिरोध कितना होगा और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा भी कितनी होगी, ये आपको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर हमको दिया गया है P बराबर कितना है 100 वाट और V बराबर कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। उसके बाद हमको निकालना है प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, निकालेंगे हम लोग प्रतिरोध R। अब R बराबर क्या होता है, आप जानते हैं R बराबर होता है V²/P। R बराबर क्या होता है V²/P, है ना। तो लिखेंगे अतः बल्ब का प्रतिरोध, या फिर लिख सकते हैं बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। तो बल्ब का प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, फार्मूला V²/P क्या होता है V²/P। तो R बराबर V² मतलब 200 गुणे 200 और P की वैल्यू कितनी दी गई है 100 दी गई है, तो ये 2 जीरो जो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो R हमारा कितना आ जाएगा 400 ओम आ गया। R बराबर कितना आ गया 400 ओम, यानी कि बल्ब का प्रतिरोध कितना आ गया 400 ओम आ गया। दूसरा हमको पूछा गया है कि इसमें प्रवाहित धारा, तो बल्ब में प्रवाहित धारा बराबर बल्ब में प्रवाहित धारा बराबर क्या हो जाएगा I बराबर ओम का नियम लगा दीजिए। I बराबर क्या होता है V/R, कितना हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो I बराबर V की वैल्यू कितनी दी गई है 200 दी गई है, R हमारा कितना दिया गया है 400 दिया गया है, R हमने निकाला है 400 ओम। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, I बराबर आ गया 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है, डिवाइड करेंगे तो 0.5 है ना, कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक, तो ये हमारी जो है बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा हो गई।
बल्ब में प्रवाहित धारा हो गई 0.5 एम्पियर और बल्ब का प्रतिरोध कितना हो गया 400 ओम। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 1000 वाट सामर्थ्य मतलब ये पी का मान है वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से यानी कि वोल्टेज कितना दिया गया है 250 वोल्ट से जोड़ा जाता है। क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए पहला आपको ज्ञात करना है हीटर में प्रवाहित धारा यानी आई का मान निकालना है, हीटर के तार का प्रतिरोध यानी आर निकालना है, हीटर में प्रति मिनट, यहाँ पर देखिए प्रति मिनट यानी 1 मिनट है ना, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में उत्पन्न उसमें ऊर्जा, और चौथा क्या पूछा गया आपसे हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा निकालनी है ना। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है, देखिए दिया है हमको P बराबर कितना है 1000 वाट, P बराबर कितना है 1000 वाट और वोल्टेज कितना है V बराबर 250 वोल्ट यहाँ पर, ठीक। और फिर क्या दिया गया है, हाँ ये हीटर में प्रवाहित धारा हमको निकालनी है। दूसरा क्या निकालना है, ये पहला हो गया। दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, दूसरा हमको निकालना है हीटर के तार का प्रतिरोध आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तीसरा है हीटर में प्रति मिनट उसमें ऊर्जा, प्रति मिनट मतलब एच बराबर निकालना है और इसके लिए स्मॉल टी दिया गया है 1 मिनट या इसी को लिख सकते हैं 60 सेकेंड, ठीक। ये एच के लिए दिया गया है मतलब यहाँ पर उसमें ऊर्जा निकालने के लिए। और चौथा हमको निकालना है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा मतलब W बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो यहाँ पर यहाँ हल शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या निकालना है, धारा आई का मान। तो धारा आई बराबर देखिए आप जानते हैं P बराबर होता है V इंटू आई, P बराबर क्या होता था V इंटू आई। यहाँ से I बराबर अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा P अपान V हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट I बराबर P का मान कितना है 1000 और V का मान कितना है 250, 0 0 कैंसिल हो गया, 25 एकम 25, 25 चौको 100 यानी धारा I बराबर आ गई हमारी 4 एम्पियर है ना, ठीक। तो इस तरीके से हीटर में प्रवाहित धारा कितनी आ गई 4 एम्पियर, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। फिर सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस आर। तो रेजिस्टेंस आर का फार्मूला अभी हमने अगले क्वेश्चन में देखा था, आर बराबर क्या था V स्क्वायर अपान P। तो V स्क्वायर मतलब क्या कितना हो जाएगा 250 गुणे 250, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। P का मान 1000 है, यहाँ 2 जीरो जो है 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। अब देखिए 5 से काटेंगे अगर तो 5 दूनी 10, 50 25, तो ऊपर आर बराबर हमारा कितना आ गया, ऊपर 25 और 5 बचा, नीचे 2 बचा। 25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 पंचे 125 और नीचे कितना हो जाएगा 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 छंग 12, ठीक, 2 छंग 12 और यहाँ पर 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4। अब एक बचा पॉइंट लगा दिया 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा आर बराबर 62.5 ओम, 62.5 ओम। यानी हीटर का प्रतिरोध कितना आ गया, हीटर के तार का प्रतिरोध कितना आ गया 62.5 ओम आ गया, ठीक। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा हमको क्या निकालना था, तीसरा निकालना है हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा मतलब H का मान निकालना है, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT, क्या होता है I स्क्वायर RT। तो H बराबर I हमने निकाला है अभी, कितना I है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे इंटू R, प्रतिरोध कितना निकाला है 62.5, 62.5 और प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। H बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो गया इंटू 62.5 गुणे 60। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 हो जाएगा, ये 0 0 ये वाला कैंसिल हो गया, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो बचा 16 गुणे 625 हो गया, गुणे कितना हो गया 6 हो गया। तो H इक्वल टू 16 को ऐसे लिख लेंगे, 6 से इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 पंचे 30 के 0 और 6 दूनी 12, 3 15 हो गया, 15 के 5 और 6 चाहक 36, ये कितना हो गया 37 हो गया। अब 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंचे 80, 80 का भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा,
हासिल 8 आएगा, और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते कितना होता है 112 में 8 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, है ना। ये 12 जो है कैरी आ जाएगा, और 16 3 48, और 48 में 12 जोड़ देंगे तो 8 2 10, 4 1 5 1 6, तो हो जाएगा 60, है ना। तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, यानी कि 60,000, एच बराबर कितना आ गया 60,000 आ गया, ठीक, 60,000 जूल। ये आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। अगर इसी को हम लोग 4.2 से डिवाइड कर दें तो ये कैलोरी में आता है आंसर, ठीक। तो ये हो जाएगा एच बराबर 60,000 जूल। ये आपका तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया है आपसे, हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने पर कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो वे विद्युत ऊर्जा और उसको जो है किलोवाट घंटा में निकालना है। किसमें निकालना है, किलोवाट घंटे में, है ना। और किलोवाट घंटे को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। तो यूनिटों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, जो है आप फार्मूले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें क्या बताया हमने कि जो है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000, ठीक। और यहाँ पर फिर चौथा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में वे विद्युत ऊर्जा निकालना है। तो वे ऊर्जा बराबर, देखिए फार्मूला तो ये होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन और गुणे उपकरण की संख्या, ये हमने फार्मूला बताया है, उपकरण की संख्या, ठीक, और बटे 1000 ये बताया है। अब देखिए यहाँ पर हमको कौन कौन वैल्यू है जो दी गई है। तो यहाँ पर दिन तो दिया नहीं गया है, तो दिन हटा देंगे यहाँ से। अब उपकरण की संख्या, तो उपकरण हमारा एक ही है ना, हीटर द्वारा ही निकालना है, मतलब हीटर, तो इसके स्थान पर 1 रख देंगे या फिर इसको आप हटा ही दो। तो यहाँ पर केवल इतने फार्मूला लगा देंगे, वाट गुणे घंटा बटे 1000। तो वाट का मतलब कितना दिया गया है 100 वाट, 1000 वाट दिया गया है हमको। और कितने घंटे की बात हो रही है, 2 घंटे की। यहाँ पर देखिए 2 घंटे में, है ना। तो वाट हो गया 1000 और घंटे हो गए 2, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। इसको जो है हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 2। तो वे विद्युत ऊर्जा हमारी कितनी आ गई 2 किलोवाट घंटा, या इसी को बोलेंगे 2 यूनिट, 2 किलोवाट घंटा या 2 यूनिट, 2 किलोवाट घंटा या इसी को बोलेंगे 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन चौथा हो गया है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, 500 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लिखेंगे, ऊर्जा बराबर, अभी हमने क्या लिखाया है, वे विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा बराबर, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं वे विद्युत ऊर्जा, या यूनिटों की संख्या भी लिख सकते हैं आप। वे विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन और गुणे कितना होता है, उपकरण की संख्या, उपकरण की संख्या बटे कितना हो जाएगा 1000। अब वाट की बात करें तो हमारा 500 वाट दिया गया है। घंटा कितने घंटे हैं, 12 घंटे प्रतिदिन, और कितने दिनों का निकाला 30 दिन, और कितने रेफ्रिजरेटर हैं, तो एक ही रेफ्रिजरेटर है। अपान कितना हो जाएगा 1000, ये 3 जीरो, तो ये 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे, फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 5 गुणे 12 गुणे 3 गुणे 1 बचा, तो 12 पंचे 60 गुणे 3, तो 180 किलोवाट घंटा, या इसी को बोलेंगे यूनिट, है ना। तो 180 यूनिट कितना हो जाएगा, वे विद्युत ऊर्जा, यानी कि रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन में कितनी 180 किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, या फिर 180 यूनिट बिजली जो है व्यय होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम मतलब होता है समांतर क्रम, पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है, समांतर क्रम में संयोजित करें। संयोजित मतलब जोड़ें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 176 ओम प्रतिरोध जो है प्रतिरोध के 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को,
यानी कितने रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में 220 वोल्ट जो है विद्युत स्रोत से जोड़ा जाए कि 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो जाए, है ना। तो हमको ये निकालना है कि कितने प्रतिरोधों को जोड़ें, है ना। तो मान लेते हैं n प्रतिरोधों को। इसको कैसे हल करेंगे, माना n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ठीक। तो अब n प्रतिरोध है, हमको पता नहीं है, तो इसीलिए हमने मान लिया कि n प्रतिरोध, ये n लिखा है, n प्रतिरोधों को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाए। प्रत्येक प्रतिरोध की वैल्यू कितनी दी गई है, 176 ओम। हर एक प्रतिरोध कितना है, 176 ओम का है। और हमने कितने प्रतिरोध माने हैं, n प्रतिरोध मान लिए हैं। तो इनका अब हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। इसलिए तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं इनका, तुल्य प्रतिरोध, है ना, तुल्य प्रतिरोध। तो ये जुड़े किस में है, समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R है, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, ठीक। हर एक प्रतिरोध 176 ओम का है, तो 1/176 प्लस 1/176 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितनी बार है, n बार, क्योंकि n हमने माना है ना, तो ये चीज़ कितनी बार आ जाएगी, n बार। इस तरीके से पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, डॉट 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 n हुआ, है ना, बात समझे कि नहीं। यानी n प्रतिरोध माने हैं, तो ये चीज़ कितनी बार होगी, n टाइम्स हो जाएगी। तो 1/R इक्वल टू, अब देखिए जब कोई चीज़ n बार जोड़ेंगे, जैसे आप मान लिया कि 2 को 3 बार जोड़िए, तो आंसर कितना आता है, 6 आता है। यानी कि 2 को 3 बार जोड़े हैं, यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं 2 × 3 तब भी तो 6 आ जाएगा। तो जितनी बार कोई चीज़ जोड़ेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1/76 कितनी बार जुड़ा है, n बार, तो 1/76 का गुणा हम लोग n से कर देंगे, यानी कि 1/R बराबर आ जाएगा n/, देखिए ये n 1 से गुणा होगा, n हो जाएगा n/176, ठीक। तो 1/R की वैल्यू आ गई n/176। लेकिन समांतर क्रम में आप जानते हैं जब हम लोगों को तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो लास्ट में क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो R बराबर जब आप निकालेंगे तो 176/n आ जाएगा, ठीक, 176/n आ जाएगा। यानी कि 176 ओम प्रतिरोध वाले मतलब n प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 176/n ओम आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको जो है कहा गया है कि हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 220 वोल्ट से इसको कनेक्ट करना है इन प्रतिरोधों को, और जिससे हमको बताना है कि 5 एम्पीयर की धारा जो है प्रवाहित हो। तो अब जो है ओम का नियम लगा देंगे। तो चूंकि आप जानते हैं, क्योंकि R बराबर होता है V/I, क्या होता है, R बराबर V/I। अब R हमारा कितना निकाला हम लोगों ने, 176/n, और V कितना दिया गया है, V हमारा है 220, I कितना है, I कितना है 5 एम्पियर है। इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 2 बच गया, उधर 0 है, 20 हो गया, फिर 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 176/n बराबर आपका कितना बचा, 44, ठीक। अब ये देखिए n को उधर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, 44 कहाँ जाएगा, नीचे, n उधर चला गया, ठीक। अब इसको जो है डिवाइड कर देते हैं, तो 11 से अगर हम काट दें तो 11 चौक 44, 11 से देखिए ये 11 एकम 11, 6 बच गया, 66 हो गया, 11 छक्का 66। अब 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो 100, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। n की वैल्यू निकालनी थी, और n क्या है, n प्रतिरोधों की संख्या है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 176 ओम प्रतिरोध के अगर हम 4 प्रतिरोधों को, 176 ओम प्रतिरोध के 4 रेजिस्टेंस को अगर समांतर क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो जो है 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये आपका आंसर हो गया जो है। तो बेटा ये टोटल इस वीडियो में हमने 12 न्यूमेरिकल करा दिए हैं, और जो है बहुविकल्पी प्रश्न भी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी थे उनको भी करा दिया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ और न्यूमेरिकल की ये वीडियो हो गई, और ये जो 12 न्यूमेरिकल हमने कराए हैं इन्हीं को आप तैयार कर लेना, और जितने इस चैप्टर के MCQ करवाया है उनको भी तैयार कर लेना, ठीक। तो इस वीडियो में यहीं तक, और इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में इस चैप्टर से नहीं आएगा। और आप इसके साथ साथ जो है इसकी जो थ्योरी वाला 1 शॉट है उसको भी तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, और फार्मूलों को ज़रूर, फार्मूले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर फार्मूले नहीं याद होंगे तो न्यूमेरिकल आप तैयार नहीं कर पाएंगे। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी से बन जाता है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को जो है कई बार देख लीजिएगा,
इस वीडियो को यानी कि जो वन शॉट है न्यूमेरिकल वाला और एक थ्योरी वाली जो वन शॉट है उसको देख लीजिएगा, और साथ ही साथ जो हम मतलब फार्मूले वाली वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा। और बेटा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होगी किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट कर दीजिएगा, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।